नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी डायलॉग में इस वक्त हम श्रीनगर में हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हैं और हम श्रीनगर में हैं ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि जम्मू कश्मीर में कितना कुछ बदला है। हम खिलते कश्मीर की बात कर रहे हैं। दरअसल 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर में जो बड़े लार्जर परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है, कितना खिला है और इन चुनावों के जम्मू कश्मीर के लिए, यहां के आवाम के लिए क्या मायने हैं। हम यहां पर श्रीनगर में हैं। मेरे पीछे डल लेक है, खूबसूरत डल लेक, और हम चिनार के साए में इस वक्त बैठे हुए हैं। चिनार का साया, डल लेक, कश्मीर की जो है धरती है। जाहिर सी बात है चुनाव में इन सब के मायने हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि जो भी कोई राज्य होता है वहां पर चुनाव के मायने वहां डल झील से नहीं निकाले जाएंगे। चुनाव के मायने, चुनाव नतीजों के मायने चिनार के साए से नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि आवाम कितनी सशक्त हुई है इससे चुनाव के मायने निकाले जाएंगे। और इससे यह नतीजा निकलेगा कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वास्तव में क्या कुछ बदला है। जब मैंने कहा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदला है, 10 साल के बाद यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। यहां पर बहुत कुछ चुनाव में पहली बार हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि यहां पर लोगों का एम्पावरमेंट हुआ है। आम लोगों का एम्पावरमेंट हुआ है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, सोशल एम्पावरमेंट हुआ है। और इस पैनल में अगले कुछ समय तक हम इसी पर बात करेंगे कि ये लोगों का एम्पावरमेंट, लोगों का सशक्त होना, आम लोगों के हाथ में ताकत आना, आम लोगों का सशक्तिकरण, ये कितना बड़ा फैक्टर है इन चुनाव में। मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण के साथ शुरू करता हूं, फिर अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद उनके विचार जानेंगे। जब मैं कह रहा हूं एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, यहां की आवाम के एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, तो यह बात समझिए कि जम्मू कश्मीर में यह माना जाता था कि जो सत्ता है वो दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती थी, एक अब्दुल्ला परिवार और दूसरा मुफ्ती परिवार। और यह माना जाता था कि चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री इन दो परिवारों का ही कोई बनेगा, ज्यादातर कैंडिडेट इन दो परिवारों के ही चुने जाएंगे। लेकिन आज आम जनता का एम्पावरमेंट ऐसा हुआ है कि इस बार कोई कुछ कह नहीं सकता कि चुनाव नतीजे क्या होंगे। जो यहां की स्टैब्लिश पार्टियां हैं, जो यहां के स्टैब्लिश लीडर हैं, उनके सामने भी खतरे हैं। आवाम उनको सेलेक्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। यह वास्तव में आवाम का एक तरह का एम्पावरमेंट है। कोई भी व्यक्ति अब यहां पर चुनाव लड़ सकता है, अच्छे से चुनाव लड़ सकता है, और मालूम नहीं अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आप नहीं जानते, तो वो मुख्यमंत्री भी कोई भी हो सकता है। यह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। सोशल एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज ये चुनाव, पहली बार ऐसे चुनाव हैं जहां पर करीब 10,000 लोग, गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, 10,000 लोग जम्मू कश्मीर के जो यहां बरसों से रह रहे थे वो पहली बार वोट करेंगे। क्योंकि यहां जम्मू में जो वाल्मीकि समाज था उसको विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार ही नहीं था। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। हर बार हम चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर की बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर वो हैं विधानसभा चुनाव में जो 50 साल के हैं, जिनकी आयु 50 साल की है, जो यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में पले बढ़े, लेकिन इन चुनाव में उनको पहली बार वोट डालने का मौका मिलेगा। ये तमाम तरह का एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट है। ये कितना बड़ा फैक्टर है चुनाव में, इन्हीं सब पे बातचीत करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आइए एक एक करके परिचय कराऊं। यहां की आवाम के पॉलिटिकल लोग ज्यादा नहीं है मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो यहां आवाम के बीच रहकर काम करते हैं, आवाम की नस नस से वाकिफ हैं, ऐसे लोग मेरे साथ हैं। और उसमें सबसे पहला नाम राजा मुजफ्फर भट्ट का है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं राजा मुजफ्फर भट्ट के लिए। राजा मुजफ्फर भट्ट एक सोशल और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इनके साथ पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं। ये यहाँ की सरकारों की नाक में दम करके रखते थे, करप्शन के मुद्दे पर जो है आरटीआई लगाते थे और बड़े बड़े करप्शन के मुद्दे जो उजागर करते, अभी भी वही करते हैं। जी हाँ, तो राजा मुजफ्फर भट्ट। मेरे साथ दूसरे मेहमान फयाज अहमद हैं, जेके ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं। फयाज साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैंने कहा ये ओबीसी फैक्टर जो है, आजकल देश के बड़े बड़े नेता ओबीसी वोट करते हैं, बड़े बड़े नेता ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओबीसी वोटर्स की बात हो रही है, और इसलिए फयाज साहब हमारे साथ हैं। मेरे साथ एक और मेहमान उमर भट्ट साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। जोरदार तालियां उमर भट्ट साहब के लिए भी। ये भी सोशल एक्टिविस्ट है, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के हर वर्ग के बीच में एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं और वहां के जो लोगों के दुख दर्द हैं उसको जानते हैं। और मेरे साथ एक और मेहमान, खास मेहमान रफीक शाह जी हैं,
जोरदार तालियां बजाइए रफीक शाह जी के लिए। रफीक शाह जी चेयरमैन हैं जेएनके, ऑल जेएनके पहाड़ी जो ट्राइबल मूवमेंट के चेयरमैन हैं और ये एमएलसी भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रफीक साहब आपसे ही करता हूं। रफीक शाह जी, ये चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते हैं तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत सारा वर्ग था, उसमें पहाड़ी और ट्राइबल वर्ग भी है, जिसको लेकर के वो लोग वोट तो देते थे लेकिन उनकी नुमाइंदगी, उनकी बात कितनी सुनी जाती थी, उनके वो कितना एम्पावर थे। क्या आपको लगता है इस चुनाव में वास्तव में जो ट्राइबल लोग हैं और बाकी लोग हैं उन सबकी आवाज जो है एक इंपॉर्टेंट आवाज बन गई है? देखिए श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो जहां आपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की है तो पहली बार एसटीज के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये तारीख में पहली बार हुआ है। और यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पहली बार हुई है। दूसरी वो जो बड़ी बात है वो ये है कि 20 लाख पहाड़ी ट्राइबल पीपल, पहाड़ी कबायली अवाम जो यहाँ पर हैं, पहाड़ी इतने ग्रुप 20 लाख लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो पिछले 75 वर्ष से एक नफसियाती, सियासी और इक्तिसादी गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और पिछले 75 वर्ष में पिछली सरकारों ने उनकी बात को अनसुनी किया। आप इसे गुलामी क्यों कह रहे हैं? ये शब्द मुझे हाँ, ये गुलामी इसलिए कहता हूं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारे पास नहीं थी। पहाड़ी इतने ग्रुप जो है, हमें तो वोट डालने की मशीन समझा जाता था, लेकिन हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी। हमारा कहीं पंचायत मेंबर भी नहीं बन सकता था। सरपंच तो दूर की बात है, एमएलए तो बहुत दूर की बात है। तो जो इस वक्त जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई है उसमें यह है कि अब हमारे 5 सरपंच भी अलग बनेंगे और अब हमारे एमएलए भी अलग बनेंगे। अभी तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें नहीं मिली है, लेकिन हम सरकार से आने वाले कल में ये उम्मीद करते हैं कि पहाड़ियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे लोग जो हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। उनकी सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस जो थी वो उन्हें आगे तरक्की की राह में रुकावट बनती थी। और मौजूदा मरकजी सरकार ने जो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में चल रही है, उन्होंने हमारे पहाड़ी इथनिक तबके को जो है शेड्यूल ट्राइब जुमरे में शामिल करके उनकी जायज मांग को सुनकर जो है हमें शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल किया गया है। और अब हमारे इस पहाड़ी इथनिक ग्रुप के 106 डॉक्टर जो हैं एमबीबीएस में 106 लोग जो हैं वो अभी सिलेक्ट हुए हैं। और आपकी इत्तला के लिए और आवाम की इत्तला के लिए मैं ये बता दूं, और जो लड़ाई हमने लड़ी और जो मूवमेंट हमने चलाई पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट के बैनर के नीचे, एक ही गांव से, एक ही हलके से 6 जज पिछले दिनों सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लोगों में पोटेंशियल था, हमारे लोगों में हर चीज थी, लेकिन साबका सरकारें जो थी वो हमारे लोगों को आगे नहीं जाने देती थी, एक बायस के कारण, एक डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो हम जो हैं, मैं एज ए पहाड़ी ट्राइबल लीडर, चेयरमैन जेएंडके पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट, मैंने जो और मेरे साथियों ने, हमारे बाकी एसेट्स ने जो मूवमेंट चलाई है, उस मूवमेंट की कामयाबी हमारी जिंदगी में हुई। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने तहरीक शुरू की, तहरीक चलाई और उस तहरीक को जो है कामयाब होते हुए अपनी आंखों से देखा। रफीक साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 20 लाख की आबादी सोचिए, और रफीक साहब कह रहे हैं 20 लाख की आबादी जो है वो ट्राइबल जो है उनके पास वो अधिकार नहीं थे जो बाकी लोग। तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ और यही सशक्तिकरण है, यही जो है यही सबसे बड़ी ताकत है मुझे लगता है। और ये चुनाव में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसा रफीक शाह जी ने बताया। और ये एम्पावर होने का सबूत है कि आम लोग एम्पावर हो रहे हैं, सिर्फ कुछ परिवार एम्पावर नहीं हो रहे हैं, आम लोगों के हाथ में सत्ता जा रही है, आम लोग एम्पावर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आता हूं, मैं राजा मुजफ्फर भट्ट साहब को भी लेकर आऊं उसमें, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, ये जो इन्होंने कही, हालांकि मुझे उस शब्द पे आपत्ति हुई, मैंने कहा, इन्होंने कहा हम लोग तो गुलाम की तरह एक तरह रह रहे थे क्योंकि इनका एम्पावरमेंट नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि ये एक इशू है जो लोगों को सालता था, दर्द देता, और ऐसे कई समाज है क्योंकि यहां पर कई तरह के अलग अलग वर्ग हैं और किसी भी समाज की बेहतरी तभी होती है जब हर वर्ग एक साथ बढ़े। लेकिन एक वर्ग को अगर लगभग पूछा ही नहीं जाता था, पीछे रह गया था, तो फिर उसका एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू है इस वक्त। देखिए, रफीक साहब ने जहां तक बात की
जो पहाड़ी कबीला है, इससे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सच में जो वंचित थे, जिसको हम बोल सकते हैं, जो पहाड़ों में रहते थे, जिनकी जिंदगियां बहुत ही खराब थी, उनके पास वो जो है उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन उतना नहीं था या जॉब्स में वगैरह। बट ये सब लोग ऐसे नहीं थे। जो 20 लाख की बात जो हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक बैलेंस्ड व्यू दे दूंगा, मैं भी देखता रहता हूं, मेरे दोस्त भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो श्रीनगर में रहते हैं, जो जम्मू में रहते हैं, गांधीनगर में रहते हैं, जो राजौरी में रहते हैं, पुंछ में, टाउन में रहते हैं, जिनकी जिंदगियां अच्छी खासी हैं, सरकारी नौकरियों में है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। ऐसे मेरे पास लिस्ट है, आंकड़े हैं, मैं कोई अपनी बात ऐसे नहीं बोलूंगा। पॉलिटिकल और एम्पावरमेंट मगर अगर ये पहाड़ी होने पे ही अगर मिल रहा है तो ये फिर नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी उस पहाड़ी के साथ है जो उस पहाड़ में रह रहा है, उस पहाड़ की चोटी पे रह रहा है, एलओसी पे रह रहा है, क्योंकि अब उसका कंपटीशन श्रीनगर वाले के पहाड़ी के साथ होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिजर्वेशन होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन कुछ क्राइटेरियाज, इकोनॉमिक क्राइटेरियाज। देखिए इसी कबीले में, मतलब और एक कबीला हमारा है, चौपान कबीला, जो भेड़ चराते हैं 4000 मीटर की बुलंदी पे, 6-6 महीने घर से निकलते हैं, खाना बदोश होते हैं। दे आर ट्राइबल्स इन रियल सेंस, बट अनफॉर्चुनेटली द चौपान्स ऑफ कश्मीर, दे हैव नॉट बीन गिवन द ट्राइबल स्टेटस। नहीं, आपने जो बात कही उसकी उस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो आप जो कह रहे हैं वही तो बात रफीक साहब कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि यहां पर श्रीनगर में जो रहते हैं, जो सत्ता के करीब हैं, वो तो एम्पावर में, अब वो तो है ना, अब पहाड़ी सबको मिल गया ना। हाँ, वो वही उसको भी मिल गया। हाँ, तो वो उन्हीं पहाड़ियों जिस पहाड़ी का बाप जज है, उसके बेटे को अब रिजर्वेशन मिलेगी। जिस पहाड़ी का बेटा आईपीएस, बाप आईपीएस ऑफिसर है, उसके बेटे को मिलेगा। अब उसका कंपटीशन होगा उस पहाड़ी के साथ, कंपटीशन तो होगा ना उनका। मगर जो पहाड़ी असल में पहाड़ पे रहता है, तो आप बकरियां चराता है, तो अब वो बकरियां चराने वाला पहाड़ी श्रीनगर के पहाड़ी के रिजर्वेशन में, आप रिजर्वेशन में क्या आप क्रीमी लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं? Exactly. क्या जो आप लेकिन वो मुद्दा तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है, जिसको लेकर के हम देख वो रहे है हैं मसला। कि तमाम पार्टियां। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, जो इन्होंने राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कुछ एक वर्ग आप में, आपके पहाड़ी उसमें भी था, जो सत्ता में, मैं वही आपसे कि जो सत्ता के करीब था उनको मलाई मिल रही थी। लेकिन अब बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं 20 लाख एम्पावर हुए हैं, तो क्या वो लोग जो पहाड़ी पर हैं, दूर दराज इलाकों में, क्या उनको इस सत्ता का हिस्सा मिलेगा, इस सरकार में हिस्सा मिलेगा, या आपको लगता है कि जिन लोगों को मिल रहा था वही रह जाएगा? देखिए श्रीवास्तव साहब, जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि कोई पहाड़ी आईपीएस या आईएएस रहा होगा। हाँ, एक्सेप्ट हमारे राजा एजाज साहब एक आईपीएस रहे हैं, उनको इंडक्ट किया गया है, इंडक्ट किया गया था। उनकी कुर्बानियों और उनकी सर्विसेज के कारण उन्होंने जो है सर्विसेज दी, उनकी बड़ी बेहतरीन सर्विसेज रही, उनको इंडक्ट किया गया आईपीएस में। आईएएस में हमारे एक लड़के ने, अब्दुल हमीद जो हैं, सईद अब्दुल हमीद गांधरबल से हैं, उन्होंने आईएएस में 2-3 साल कबल सीट निकाली है। बाकी पहाड़ियों में जो है, पहाड़ी कबीले में कोई आईएएस आईपीएस नहीं है। अब जो लोग 1% लोग जो सिटीज में रहते हैं, वो मिलिटेंसी के कारण, थ्रेट के कारण वहां से भाग कर आए हैं। कोई जम्मू में माइग्रेंट हो गया है, कोई यहां श्रीनगर में सेटल हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग मिलिटेंसी सबसे ज्यादा जुल्म जो है पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ हुआ। ये 2 चक्की के पाटों में पिसे। वहां पर मिलिटेंट ने इनको हिंदुस्तानी करार दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंट्स का सपोर्टर करार दिया। अल्टीमेटली ये 30 वर्ष चली है ये मिलिटेंसी, कल ही नहीं चली है, ये 30 वर्ष चली है। और ये लोग पहाड़ों में रहते थे, जहां मिलिटेंटों की पनाहगाहें होती थी, जहां मिलिटेंटों का आना जाना होता था। ये सब पहाड़ी लोग जो है, ये उन पनाहगाहों में रहते थे। और वहीं पर दूसरी बात, हाँ, मैं एक बात और कहूं, जहां तक हमारी भी रहे हैं यहाँ पे, हमारी चौपान बरादरी का जहां तक ताल्लुक है, ये खुद एमएलसी रहे हैं, चौपान बरादरी का जहां तक ताल्लुक है, चौपान बरादरी की लड़ाई भी हमने लड़ी। मैंने उनका केस रिप्रेजेंट किया बैकवर्ड क्लास के सामने।
होम मिनिस्टर के सामने, और उनको चौपान ही नहीं बल्कि बहुत सारे तबके जो कारीगर तबके थे, लोहार था, कुमार था, शाखसाज था, हांजी था, ढूंगेवाला था, मोची था, खाकरोब था, उनको ओबीसी में शामिल करके मौजूदा गवर्नमेंट ने 8% रिजर्वेशन दी है, उनको एम्पावर किया है। मेरा सवाल ये है, जो राजा साहब ने सवाल उठाया और जो उनकी आशंका है, अब आप कह रहे हैं चीजें बदली हैं, ठीक है, यही हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो सवाल है चीजें बदली है, तो अब जो वास्तव में जो गरीब पहाड़ी है, जो पहाड़ में रह रहा है, उसको भी इस बदलाव का उसको भी हिस्सा मिले, उस बदलाव में वो भी शामिल हो, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके प्रेसिडेंट हैं। exactly. तो वो सवाल है कि क्या वो हो पाएगा, वो आप कर पाएंगे? श्रीवास्तव जी, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है और त्रेगाम तहसील है, जिला कुपवाड़ा है। वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव दीदीकूट है, दीदीकूट गांव। दीदीकूट गांव में एक तबका रहता है जो मिस्त्री का काम करता था, मजदूर का काम। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिस्त्री का बेटा मिस्त्री, मजदूर का बेटा मजदूर पैदा होता था। पहली बार 3 डॉक्टर एक गांव में, मिस्त्री जो दिन को राज का काम करता है, पत्थर तोड़ता है, मिस्त्री के बेटे 3 डॉक्टर, 3 मिस्त्रियों के बेटे डॉक्टर हुए हैं बिकॉज ऑफ एसटी। और इस तरह मेरा गांव दूसरा है डोलीपुरा। डोलीपुरा में एक गरीब आदमी, अब्दुल खलील उसका नाम है, उसका बेटा सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है, जहां आज तक जो है सिर्फ 2 या 3 सरकारी मुलाजिम थे। गरीब आदमी को इसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा राजा साहब आपके पास। और ये जो मुद्दा था, इस पर थोड़ा आर्ग्यूमेंट इस पर है, और किसी भी डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब मैं जो आर्ग्यूमेंट और जिस मुद्दे को लेकर आना चाहता हूं, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उस पर जो है नाइत्तेफाकी रख सकता है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं 10,000 लोग ऐसे जिनको कोई अधिकार नहीं था विधानसभा में वोट डालने का, जो चुन नहीं सकते थे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका जो है मंत्री कौन होगा, उनका विधायक कौन होगा, और ये कौन थे? ये वाल्मीकि समाज थे। और जैसा अभी आपने कहा ना कि जो है मिस्त्री का बेटा जो है वो आगे बढ़ गया, डॉक्टर बन गया और बन गया, लेकिन वो वाल्मीकि समाज ऐसा था कि जिसमें जो सफाई कर्मचारी है उसका बेटा सफाई कर्मचारी ही बनेगा, गंदगी ही उठाएगा, उसको पढ़ने का हक नहीं, उसको इंजीनियरिंग कर ले तो वो इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये 10,000 लोग थे जो पहली बार वोट करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूं कि इनमें से एक वोटर जो है उसने ये कहा, मैं 50 साल का हूं लेकिन पहली बार वोट डाल रहा हूं। तो फर्स्ट टाइमर वोटर 18, 19, 20, 21 साल के होते हैं। कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर ऐसे हैं जो 50 साल के होंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये कितना बड़ा बदलाव है फयाज जी, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज को ओबीसी की 16 सीटें रिजर्व हैं, कभी रिजर्वेशन की बात नहीं होती। और मैं देखता हूं हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता हैं जो ओबीसी के लिए झंडा उठाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में हमारे राहुल गांधी जी देश भर में जो ओबीसी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन यहां तो कोई पूछता ही नहीं था, ना वाल्मीकियों को पूछता था, ना SC ST को पूछता था। शुक्रिया। पहले मैं आपको दुआ दूंगा कि दूरदर्शन की जो फैमिली है फूले फले, कि एक ओबीसी के छोटे से वर्कर को जो अपनी कम्युनिटी और अपनी पूरी कौम के लिए काम कर रहा है, मैंने आपको ये चीज यहां से शुरू करके बताना है कि जिस तरह हमारे भाई साहब ने कहा कि पहाड़ियों की एक बड़ी तादाद है, सर मैं आपको बता दूं कि ओबीसी कम्युनिटी जो पूरे J&K में है नियर अबाउट 40% के आसपास है। कभी इससे भी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन वही चालाक लोग जो बड़े तेज और होशियार, जो गद्दी से जुड़े हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे राज करना चाहते हैं, हमें बातों में उलझाकर और शतरंज वाली चाल चलाकर इस पूरी जो ये पहाड़ी इलाका क्षेत्र हमारा J&K है, इसको दबा के रख दिया। और इसकी तबाही जो यहाँ पे हमारी बैकवर्डनेस है, उसके जिम्मेवार ये लोग हैं। तो इन्हीं की चालाकियों से ये कौम जो है कई एक चीजों का शिकार हुई। आपके पास ऑलरेडी डिटेल्स होंगे, जैसे आपने वाल्मीकि समाज की बात करी, वो जो जम्मू में रहते हैं। मैं भी तरखान कम्युनिटी से हूं और बहुत सारे हमारे और भी साथी हैं जो ओबीसी के लिए बात करते आए हैं, लेकिन वो इतने थके हुए बड़े बुजुर्ग हैं, उन बेचारों की कोई सुनता नहीं है। पिछले 3-4 साल से मैंने लाल चौक में बड़े धरने दिए और हमारे साथी लोग आए तो हमने कोशिश की बात चलाने के लिए। जो बारामूला हमारे अमित शाह साहब आए, उनसे हमने बात की, लेकिन बात चलाई। पहली बार ये हिस्ट्री में है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पर जितनी परसेंटेज ओबीसी की थी, उनको कहीं ना कहीं उनके हक के मुताबिक जो वो हक रखते थे उतना मिला। थोड़ा कम मिला जरूर होगा, क्योंकि कभी पूरी चीज तो यहां मिलती नहीं है दुनिया पे। तो लेकिन एक हम थे जम्मू कश्मीर के लोग जो आजादी के बाद आज तक आजाद नहीं थे,
हमें क्या किया गया कि ये जैसे पहाड़ी मेरे भाई बता रहे थे वोट के लिए यूज किया गया, हमें भी वोट की मशीन बनाया गया था। और आप आज भी देखिए कि अगर आप एक आरटीआई करेंगे, एक फिगर निकालेंगे, सरकार से पूछेंगे, आपको हमारी कम्युनिटी के लोग जितने भी ओबीसी कम्युनिटी अदर बैकवर्ड क्लासेस है वहां से आपको कोई ठीक ठाक आदमी नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से कुछ साल पहले एक बड़ी पोस्ट पे था डॉक्टर आहंगर साहब, जो सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, वो एक सुनने को और देखने को मिलता था। तो मैं बता दूं कि ये जो ओबीसी समाज हमारा है पूर्व जेएनके में, जब मैं 40% की बात करता हूं तो करीब करीब ये भी 50 लाख के आसपास होते हैं। तो 50 लाख की आबादी को अब तक धोखे में रखा गया था। लेकिन एक जो हमारे एलजी साहब मरमू जी आए 4 साल पहले की बात है, उन्होंने 2% से हमें 4% कर दिया। हमें ओबीसी नहीं कहा जाता था, हमें एक ठगी की गई थी, यानी एक मसाले वाली एक बेहतरीन वैरायटी बनाई गई है, एक डिश बनाई गई है। तो फिर एक बंदा बोलता है कि देखिए जी हमने ये मसाला डाला। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस मसाले में मसाला होता है वो है नमक। तो जब नमक की बात आती थी हमको नमक की तरह यूज किया गया, पर नमक नहीं कहा गया, कहा एक और मसाला डाला गया। तो हमको ये धोखे में रखा गया था एक और मसाला बना के। तो कुल मिला के हर हता की इस समाज के इस कौम के हम हिस्सेदार। मैं आपको एक जरूरी बात बताऊंगा सर जी। आज तो मतलब आप देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनियां वगैरह, बहुत टाइम पहले जबकि हिंदू धर्म में कारपेंटर नजार कारीगर को बहुत बड़ा विश्वकर्मा स्कीम इस नाम से लॉन्च की, बड़ा मुकाम दिया गया है। अगर हम 100 साल पहले चलेंगे तो ये कारीगर के हाथ लोग चूमते थे, क्योंकि इस ही तबके को लातों के नीचे रखा गया। इन सारे तबकों को फिर नाई हो जो हमारी सूरतें सुधारता है, फिर कुम्हार जो खाने को बर्तन देता था, वो तबके जिन्होंने इंसानों को एक पहचान दी, जिन्होंने इंसानों को उनकी एक सही जो जगह थी उसमें मुकाम दिलाने में अपना हुनर, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ दे दिया, उन्हीं को जो लोग पीछे करेंगे उनसे बड़े जालिम और जाबिर की आप कौन सी मिसाल मान सकते हैं? मैं ना एक आंकड़ा देख रहा था, वो आंकड़ा ये कहता है कि क्योंकि हम ओबीसी आरक्षण की जब बात सुनते हैं देश भर में, जब सुनते हैं, दिल्ली में बैठ के सुनते हैं, तो 27% की बात होती है, उसको लेकर लड़ाई चलती है कि 27% को और बढ़ाना चाहिए। आजकल जाति जनगणना की बात हो रही कि जनगणना करो ताकि पता चले जिसकी जितनी हिस्सेदारी। मैं फिर कह रहा हूं कश्मीर में ये आवाज क्यों नहीं, क्योंकि कश्मीर में मेरे पास जो डेटा है वो है कि ओबीसी जो जातियां थी वो 27 से 42% जो हैं जी जातीय, 42 लोग जो है 42 जातियां जो 42, लेकिन आरक्षण 2 से 8% है। अभी भी यहाँ 27% तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर भी कहूंगा मैं इसी बात को लेना चाहूंगा। और ये भी अगर जो कुछ हुआ है 2 से फिर 4 हुआ, 4 से फिर जो आपको पॉलिटिकल आरक्षण, हमें पहली बार ओबीसी कम्युनिटी को पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में जो जगह मिली है, परसेंटेज मिली है, पहली बार मिली है। तो ये विधानसभा में मिलने जा रहा है, ऐसा सुना हमने। उम्मीद तो करते हैं मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी का है हर एक का साथ और इस चीजें की बातें हो रही है। और अंत्योदय जो वाली बातें हैं वो बीजेपी के अंदर है और मोदी जी की बातें हैं, तो डेफिनेटली हम उम्मीद रखते हैं कि लाइन में खड़ा जो आखिरी शख्स हो, जब तक उसको इंसाफ ना मिले तब तक मोदी जी नहीं बैठेंगे। तो हम ही हैं वो जो लाइन में अब तक इंतजार करें इंसाफ की। और मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी से कि हमारी कम्युनिटी को, जो पिछड़े तबके हैं, हमको भी मौका दिया जाएगा। हमारे बच्चे भी अच्छे, काबिल, टैलेंटेड, हर किस्म का हुनर है, लेकिन वो एफर्ट्स, वो जो आज का मुकाबला है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टैलेंट है, जो कंपटीशन है, उसमें नहीं उतर पाता क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं है। तो मैं उसमें बात करूंगा, लेकिन कम से कम ये एक बराबरी जो है, सबके लिए बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको आगे बराबर का हक मिलना चाहिए। और इसीलिए जो है इस बार पहली बार चुनाव में जो है 16 सीटें रिजर्व की गई हैं और भी तमाम चीजें हो रही हैं। आपने पंचायत में बताया, तो अगर उनकी नुमाइंदगी सत्ता में होगी, विधानसभा में होगी, तो मुझे लगता है उनकी आवाज कोई तो सुनेगा, कोई तो बात उठेगी। लेकिन उमर भट्ट जी, ये जो बदलावों की हम बात कर रहे हैं, हम ये मैंने शुरू में ही कहा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये इस चुनाव में जो है कितना बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जब आदमी के पास एम्पावर हो जाता है, पहले तो उसको समझ में नहीं आता, जो नेताजी आते हैं अपना भीड़ के साथ आते हैं और नेताजी के पीछे पीछे चल देते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति एम्पावर हो जाता है तो वो अपने दिमाग से भी सोचने लगता है। तो क्या लगता है आपको कि ये एक बड़ा फैक्टर चुनाव में, इस बार के चुनाव में है? पहले मैं डायरेक्टोरेट दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि ऐसे डिबेट को आपने ऑर्गेनाइज किया और ग्रॉस रूट लेवल की, ग्राउंड जीरो चीजों को आप उभार रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि इस बार जो ये बदलाव का हमें माहौल दिख रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं है जो पीछे 2-3 दहाइयों से देखने को मिलता था। वक्त बदल गया है, चेंज मस्ट है,
और आज की जनरेशन जो 2024 के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, यही असल इसके स्टेक होल्डर्स हैं। आज का युवा, आज का नौजवान, जिसके कांधे पर फ्यूचर इंडिया का बोझा आने वाला है, जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कैसे होगा? बोझा नहीं, इसको हम जिम्मेदारी बोलते हैं। बेशक। तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। जनरेशंस ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत हो गई पीछे वो सियासतें जो रिवायती हैं, और अब शायद हमें भरपूर मौका भी है और मौका देना भी चाहिए, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, एजुकेशन है और एक्सपोजर भी, जिसके कारण हम आसमान छूने में कोई कमी नहीं रख सकते। तो जाहिर सी बात है, इस युवा पीढ़ी का अब पार्टिसिपेशन जरूरी है, इसलिए क्योंकि अब आप सड़क, बिजली और पानी पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। देयर आर 32 डिपार्टमेंट्स जिनको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इन सर्विसेज को यकीनी बनाना होगा। अब अगर बात होगी तो वो संपूर्ण भारत की बात होगी। वो बात होगी कैसे मुल्क की उन परेशान कुन हालतों से बाहर निकालकर देश का नाम रोशन करना है, ग्लोबली नंबर 1 बन के। बिल्कुल, ग्लोबली नंबर 1 बनना। और अब तो कश्मीर के खिलाड़ी, कश्मीर के स्टार्टअप और कश्मीर के जो है हर युवा जो है देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो सबको खुशी होती है कि कश्मीर की आवाम, कश्मीर के युवा किस तरह से भारत को प्राउड फील करा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन राजा उमर भट्ट साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम ये तो बात कर रहे हैं ओबीसी और SC ST वर्ग को जो है ताकत मिली, एक ताकत और जो है जो मिली है वो ये है, जो इस चुनाव में मुझे लगता है कि क्या ये एक फैक्टर है, क्या मुद्दा है इन चुनाव में, क्योंकि ये भी लोगों को एम्पावर करने की बात है। 900 कानून ऐसे थे जो पहले यहां लागू नहीं होते थे। 900 कानून, मतलब आप सोचिए, ये बड़ी बात है। अब वो 900 कानून यहां लागू होते हैं 370 एबॉर्गेशन के बाद। क्या आपको लगता है कि इससे लोग एम्पावर हुआ और इससे राजनीतिक परिदृश्य जो है, जो सिनेरियो है, वो चेंज में एक बड़ा फैक्टर बन रहा है? देखिए, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल पास हुई, जो कानून पास हुआ, उसके अंडर जब बहुत सारे सेंट्रल के लॉज जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। पहले तकरीबन 800 कुछ थे, फिर और आए, टोटल तकरीबन 950 के आसपास, 900 आप समझ सकते हैं। और इन 900 लॉज में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में पहले भी थे उनको एब्रोगेट किया गया, कुछ स्टेट के लॉज को प्रोटेक्ट भी किया गया, कुछ सेंटर के लॉज को लाया गया, और इसमें तकरीबन 2 दर्जन लॉज ऐसे हैं, 2 दर्जन लॉज हैं जो बहुत ही अच्छे लॉज हैं। बट जमीनी सतह पे उन लॉज की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जैसे अभी शाह साहब ने कहा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात की। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जंगल कानून है, जंगल के अधिकार का कानून, जो हमारे जंगलों के नजदीक ट्राइबल लोग रहते हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स, जिसमें कश्मीरी भी हैं, पहाड़ी भी हैं, डोगरी भी है, कोई भी है, उनको पहले वहां पे मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको वहां पे मक्की बोने देते नहीं थे। अगर किसी को गांव खाना तबेला बनाना होता था, वो उसको गिरफ्तार कर लेते थे, या अगर वो जंगल की कोई जड़ी बूटियां वहां से जमा करते थे, उन पे FIR होते थे। अच्छा। उनको पकड़ लेते थे। इवन अगर वो गुच्ची उठाते थे, मशरूम उठाते थे, उनको पकड़ लेते थे। मगर ये जंगल का कानून इतना बेहतरीन कानून है कि इसमें उनको हुकूक मिले हैं। एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ये जो रिसोर्सेज हैं, अब ये पूरा जो रिसोर्स है जंगल का, आपके पास मशरूम है, गुच्ची है, जड़ी बूटियां है, डिस्कोरिया है, ये पूरे पंचायत के अंडर आएंगे, इसकी सेल होगी और इसकी आमदनी गांव को हो जाएगी। मगर जो यहाँ का ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इस कानून की जो है जमीनी सतह पे इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। बट जहां जहां सिविल सोसाइटी मूवमेंट से जो एक्टिव लोग हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम काम करें, और भी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, जैसे अपने ये काम करें, बाकी लोग काम करें, सुल्तानपुरी साहब काम कर रहे हैं, उन इलाकों में है, वहां पे है, मगर मैक्सिमम जगहों पे ये चीज नहीं है। और बाकी जो हमारे जो स्टेट्स हैं पूरे जो हमारे देश में, वहां पे इन्होंने ट्राइबल जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है या ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनको रखा है कि इस कानून का जो पालन करने के लिए उनको नोडल एजेंसी बनाया है। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही बनाया गया है, जो कि एक एक्यूज डिपार्टमेंट है अंडर दिस एक्ट। जंगल की लड़ाई किसके साथ है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आप सिविल यहाँ पे सोसाइटी क्या का किया लार्जर है? रोल जम्मू कश्मीर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही रखा है एज
क्योंकि उनको लगा यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, शायद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई कानून नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भाई ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से छीनना है, ये तो गरीबों को देना है। पर राजा साहब आपकी आवाज तो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सुनी जाती तो है। जी इस पे तो लिखा, आपने ये सब चीजें हमने हर बहुत लिखा इसके बारे में। आई हैव रिटन मोर देन 100 आर्टिकल्स, जो 3 किताबें हैं अब आपकी पिछले 6 सालों में फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए। बट उसमें बहुत चीजें हुई भी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स भी मिले बहुत लोगों को, जो उनके जो कोठे जो थे, उनके जो हट्स थी टूटी फूटी थी, चाहे गुजर थे, बकरवाल थे या कुछ चौपान भी उसमें थे, उनको बनवाया। या उनको जो जमीनें मिली बहुत जगहों पे इंडिविजुअल कम्युनिटी, मगर अभी भी बहुत सारे मगरमच्छ बैठे हैं इस इलाके में बहुत सारी जगहों पे जो उनको ये राइट नहीं दिलवा रहे हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के एलजी के साथ भी हमने उठाया है, इवन हमने होम मिनिस्टर साहब के साथ भी ये उठाया है, और पूरा मुझे यकीन है कि होम मिनिस्टर साहब ने तो आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। हाँ, इस पे हमने बात की उनसे, हमने बोला कानून आए हैं बट कानून का पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए जो पालन करने का जो फॉरेस्ट राइट का है वो है ग्राम सभा का। यहाँ पंचायत ही नहीं है, पंचायत के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। अगर असेंबली के चुनाव हो रहे, पंचायत के भी होना चाहिए था। पिछले साल दिसंबर में जो है पंचायतें खत्म हुई, उससे पहले ही करना था, नवंबर में ही करना था। अब तकरीबन 8 महीने से कोई पंचायत नहीं है, 8 महीने से कोई ग्राम सभा नहीं हो रही है। जब ग्राम सभा नहीं हो रही तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को कौन पालन करेगा? मुझे लगता है विधानसभा चुनाव हो रहे, क्योंकि बीच में दौर ऐसा था, टर्मोइल का टाइम था, तो मुझे लगता है वो चीजें भी धीरे धीरे अब होंगी। लेकिन एक बात उमर भट्ट साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजा भट्ट साहब ने जो कहा, इंपॉर्टेंट रोल जो है, क्योंकि कानून तो आ गए, सेंटर की ओर से पहल हो गई, कानून लागू हो गए, ब्यूरोक्रेसी की अपनी चाल होती है, वो ठीक है, कहीं पर बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, कहीं पर जो है सुस्त अधिकारी होते हैं, कहीं और सारी प्रॉब्लम होती है। सिविल सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्योंकि मैं भी यहाँ पे लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं भी जानता हूं सिविल सोसाइटी में जो एनजीओज हैं, जो बाकी हैं, वो कई बार जो है कश्मीर में, क्योंकि एक जो यहाँ पर टेररिज्म था, जो सेपरेटिज्म था, उसमें जो है सिविल सोसाइटी वाले भी पैसा छापने की मशीन बन गए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। अच्छे सिविल सोसाइटी के अच्छे जो लोग हैं वो जमीन पर बदलाव ला सकते हैं। तो उसमें कितना बड़ा रोल आप लोगों का है, वो आप लोग किस हिसाब से कर पा रहे हैं, वो सब फ्रीडम आपको मिली है, और वो चुनाव के बीच में जब आप पब्लिक में जाते हैं तब आप बताते हैं कि ये चीजें ग्राउंड पे बदली, ये सब चीजें क्या लोगों के, युवाओं के मन को असर डाल रही हैं? मैं राजा साहब की इस बात को सेकंड करता हूं, और बेशक गवर्नमेंट्स के पैरेलल जो सिविल सोसाइटी और एनजीओज का रोल होता है, बदकिस्मती का आलम यह है कि बाबू कल्चर की वजह से यहाँ ये चीजों को दबाया गया, और कहीं ना कहीं जहाँ अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबल होने का जो मौका डिपार्टमेंट्स के साथ साथ अफसरशाही को होना पड़ा, उस वजह से कहीं ना कहीं जो डिले टैक्टिक्स और अवॉइडिंग पॉलिसी को अपनाते हुए जो है सिविल सोसाइटी और एनजीओज का जो रोल था वो कहीं ना कहीं दब चुका है। रहा सवाल आपके ये कहने का भी कि जो नेगेटिव रोल कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी और ऐसे लोगों ने जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनका गलत रवैया और उनका गलत इस्तेमाल, हम जैसे लोगों को आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हम जैसे काम करने वाले एक खुली किताब है, काम करने से ही आपकी पहचान होती है। आपको कभी भी कोई भी आपका एक एक पन्ना पढ़ सकता है, आपकी कमजोरियां ही आपको इस सिस्टम से बाहर धकेल देती हैं। नो डाउट एट वेरियस टाइम्स आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स और परेशान कुन हालतों से भी दो चार होना पड़ता है, लेकिन आप जब अपने मकसद को पैशनेटली किसी भी सूरत में आगे लेके जाते हैं तो कामयाबी आपके नसीब में लिखी है। भले ही वो सिस्टम आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन जो जुनून आपने पाल रखा है अपनी कौम के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए, उसके लिए हम जैसे लोगों को ये तहिया कर लेना चाहिए कि हमें बराबर वो हुकूक हैं जो एक हुक्मरान को है, जो एक हुकूमत चलाने वाले को है, और हमें किसी की मेहरबानियों की जरूरत नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन लेवल की वो कोशिशें होती हैं जहां आप सिस्टम के शाना बशाना चल सकते हैं और उन्हें अकाउंटेबल भी बना सकते हैं। वो चाहे आपके सेफ्टी की बात हो, हेल्थ की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, या एजुकेशन को हर एक इंसान तक लाने की बात हो। गर्ज मेरे वतन अजीज ने इस
एसडीजी प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने के डिफरेंट जरिए से बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए लोगों को मौका दिया है। अब हम अपनी हैसियतों को नहीं समझ रहे हैं, ये बदकिस्मती का आलम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब भी कुछ वक्त नहीं गुजरा है। जिस पल आंख खुली उस पल सवेरा। हमें अपनी मैं इसमें एक चीज पावर्स को समझना होगा। मैं इसमें एक चीज जल्दी से, क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर, क्योंकि कश्मीर में बार बार बात हो रही है, बेरोजगारी की बात होती है। बेरोजगारी तो हर जगह है और बेरोजगारी कश्मीर में भी है, लेकिन एक डेटा और है बेरोजगारी, क्योंकि अब सरकारी नौकरी नहीं होती है लेकिन रोजगार के दूसरे साधन होते हैं। मैं ये देख रहा था कश्मीर में 8,21,000 युवा जो हैं वो स्वरोजगार से जुड़े हैं। 722 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिसमें 254 स्टार्टअप्स महिलाओं के हैं। तो ये जो नए अवसर हैं, ये जो युवाओं के बीच, क्या युवा इसको समझ रहे हैं और ये जो चीजें क्या युवाओं की जिंदगी इससे बदल रही है? बदकिस्मती का आलम यह है कि अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी है। यहां बेरोजगारी सिर्फ सरकारी नौकरी न मिलने को कहते हैं, लेकिन असल हकीकत यह है यहां हर दिन कोशिशों में नौजवान पीढ़ी अपनी रोजगार कमाने में जुड़े हुए हैं। अब कौन फेल होता है कौन पास होता है वो किस्मत की बातें हैं, लेकिन सरकार ने डिफरेंट जरिए से आपके लिए हर दिन एक नया प्रोग्राम, एक नई कोशिश, एक नई उमंग, एक नया एहसास दे रखा है। सिर्फ आपके आगे आने की जरूरत है और आपको पहले प्लान और ट्रेन होने के बाद ही आपकी कामयाबी आपको आपने प्लान और ट्रेन की बात की तो जो है बहुत सारा जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। मुझे लगता है उसका जितना लोग फायदा उठाए वो अच्छा है। लेकिन रवीक शाह जी, फिर मैं एक बार आता हूं चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि चीजें बदली हैं, एम्पावर हुए हैं, तो वोट प्रतिशत जो है कितना बढ़ेगा और क्या वोट देने के लिए उत्साह है पहाड़ी समाज में और उनमें यह कि भाई इस बार जमकर वोटिंग करनी है? देखिए श्रीवास्तव जी, जहां तक सियासी सूरत हाल में बदलाव का ताल्लुक है, अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन अभी हालिया दिनों में हुए हैं तो पहली बार उसमें रिगिंग नहीं हुई है। जो जीता अवाम ने जिताया, अवाम का वोट पड़ा। चीफ मिनिस्टर 2 हार गए और बड़े बड़े लोग उसमें हार गए। जो चेहरे सामने आए उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अब जो चेहरे इस वक्त इलेक्शन में आए हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते थे इस बारे में, क्योंकि जहां तक मैंने गुलामी का ताल्लुक, गुलामी का आपने मुझे क्वेश्चन किया था, आप गुलामी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? सियासी गुलामी, इक़्तिसादी गुलामी, नफ्सियाती गुलामी। देखिए, यहां सियासत कुछ फैमिलीज के इर्द गिर्द घूमती। सियासी गुलामी वाला आपका कॉन्सेप्ट सही हो, मैं मानता हूं कि यहाँ लोग मानते हैं कि 2 परिवारों की सियासी गुलामी का कुछ खानदानों के इर्द गिर्द घूमती थी सियासत, और सियासी गुलामी अवाम पर थी। जैसा कि अभी हमारे ओबीसी के प्रेसिडेंट फयाज साहब ने कहा या हमारे भाई ने कहा, यहां पर इस बात को मैं सेकंड करते हुए ये कहूंगा कि यहां पर एक सियासी जागीरदाराना निजाम था। ब्लॉक प्रेसिडेंट का पोता ब्लॉक प्रेसिडेंट का बेटा ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट का पोता ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनेगा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर के और ब्लॉक प्रेसिडेंट तक ये प्रथा थी कि बाप का पंचायत मेंबर तक, पंचायत मेंबर तक। और यहाँ जो सोशल क्लासिफिकेशन थी, ये बड़ी हकीकत पर मुबनी। मैं बड़ा साफ सुथरा सा आदमी हूँ, कहने में, बोलने में और लिबास में भी बड़ा साफ सुथरा हूँ। माशाअल्लाह आपकी जो पगड़ी है वो किरदार में भी बड़ा साफ सुथरा हूँ। देखिए, यहाँ की जो सोशल क्लासिफिकेशन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने या पॉलिटिकल लीडरशिप ने की थी। एक तो डिवीजन किया था हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दूसरा डिवीजन था जम्मू डोगरा वर्सेस कश्मीरी, तीसरा डिवीजन था गुजर वर्सेस कश्मीरी, चौथा डिवीजन था पहाड़ी वर्सेस कश्मीरी, पांचवा डिवीजन था गांव वर्सेस शहर, 6वां डिवीजन था शेर वर्सेस बकरा, 7वां डिवीजन था नीच और ऊंच। नीच किनको कहा जाता था, मैं बड़े शर्म से ये बात कहता हूं,
और बड़ा मैं उन लोगों पर लानत भेजता हूं जिन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया था नीच और ऊंच का। हालांकि नहजुल बुलागा में हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कारीगर तबका जो है ये स्टेट की रीढ़ की हड्डी है, ये सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत आई उसके अंदर सबसे ज्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट और एम्पावरमेंट जो की गई वो कारीगर तबके की। अभी मैं अपनी मूछें, अपने बाल सुधार कर यहां आया हूं तो मुझे पहले नाई के पास जाना पड़ा। अब इंसानों जैसी शक्ल बनाने वाला जो नाई है, हाँ वो तो मेरी शक्ल इंसानों जैसी बनाने वाला जो नाई है, उसको इन साबका हुक्मरानों ने, इन साबका पॉलिटिशियनों ने जो है नीच का दर्जा दिया था। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, मेरे 30 सेकंड में मुझे बताइए, पहाड़ियों की आप नुमाइंदगी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि चुनाव में कितनी उनमें जोश है वोटिंग करने के? पहाड़ियों को पहली बार वोट मिलने का मौका मिल रहा है, ईमानदारी से, दयानतदारी से। और पहाड़ी बड़े बेताब हैं कि कब उनको मशीन पर जाकर वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले पहाड़ी को यह कहा जाता था भाई साहब आपका वोट डाल दिया है पहले, आप चले जाओ, आप तकलीफ, आपका वोट डाल दिया गया। राजा सब, ये क्या चुनाव फ्री एंड फेयर यहाँ की एक समझ 30 सेकंड में क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है चुनाव में कि लोगों को अब लग रहा है कि वो वोट वहीं जिसको देंगे उसी के खाते में जाएगा? बिल्कुल, जो अभी चुनाव हुए, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये था कि शायद फ्री एंड क्या बोलते फेयर पोल नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर। जो नतीजे उसमें आए उससे लोगों की जो है उनको एक जो है मतलब उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि फ्री एंड फेयर जो है चुनाव होगा और इसमें लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इवन जो श्रीनगर के डाउनटाउन के एरिया में जहां पे गया था, जबरदस्त मतलब जोश और खरोश है इस वक्त लोगों में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और अच्छे नुमाइंदे चुन के आएंगे। साहब 30 सेकंड में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली मैंने एक उनका क्लासरूम अटेंड किया जिसमें पूरे मशीनरी को सिखाया जा रहा था कि कैसे फेयर एंड ओपन, जिसमें किसी को शक न रहे, इस पूरे मैकेनिज्म को इंश्योर किया जाएगा। तो मेरा यकीन है और बिलीफ है इस चीज का कि जो ये फेयर और ओपन ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे, ये यहाँ के जज्बात, एहसासात और लोगों के हक में होंगे इंशाल्लाह। रियाज साहब आखिरी 30 सेकंड। ओबीसी की ही वकालत करूंगा जाते जाते कि जो मोदी जी ने ओबीसी के वोट भी पड़ेंगे ना खूब इस बार, तभी तो कि ओबीसी जो बहुत ही मुतासिर है अपने मोदी जी से, और मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के ओबीसी के लिए जो कुछ किया है वो अभी काफी नहीं है, बहुत कुछ करना होगा। हम बड़े लंबे टाइम से हमको अलग रखा गया, हमारे साथ ज्यादतियां की गई, और जितना ज्यादा ओबीसी का केयर किया जाएगा ये उस सरकार को जाएगा, उस गवर्नमेंट को जाएगा जो हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ऐसा ही कहती है, ऐसी ही सोचती है और ऐसा मानती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, एक चीज है, जहां से मैंने शुरू की थी वहीं से हम खत्म कर रहे हैं। बहुत सारा समाज का एक वर्ग जो एम्पावर नहीं था, पॉलिटिकली भी और सोशली भी, उसका सशक्तिकरण हुआ है, उसको ताकत मिली, और ये चुनाव में पहली बार जो है इस तरह का बदलाव जो दिखा, और इसका असर चुनाव पर क्या होगा उसके लिए हमें चुनाव नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हमने आज सुबह जब ये डीडी कॉन्क्लेव शुरू किया तो यहां तपती जो है धूप थी, सर पे आसमान में सूरज था और गर्मी थी, लेकिन अब यहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो ये बदलाव जो है हमने अपने सामने देख लिया। अब चुनाव नतीजों में क्या बदलाव होगा उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे जो बदलाव होगा वो कश्मीरी आवाम की बेहतरी के लिए होगा, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए होगा, भारत आगे बढ़ेगा, कश्मीर उसके साथ आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए, और कश्मीरी आवाम के लिए एक बार जोरदार ताली, और डीडी कॉन्क्लेव के लिए जोरदार ताली, हमारी टीम के लिए जोरदार ताली। और इतना जरूर कहूंगा कि जम के वोट डालिएगा, ये मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पहली बार आपको जो है आप जिसको चाहेंगे वो सरकार मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।